स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक रिवीजन लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम टॉपिक वाइज चीज़ों को क्लियर करेंगे। और ये रिवीजन सीरीज जो है वो क्लास 11th की है, जिसमें हम सबसे पहला टॉपिक अपना जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ द डायमेंशन। काफ़ी वर्सेटाइल टॉपिक है, आपको ये क्लास 10th में भी देखने को मिलता है, क्लास 11th में भी देखने को मिलता है, और ये आप क्लास 12th में तो पढ़ते ही हैं। क्लास 10th में आप यूनिट के फॉर्म में पढ़ते हैं, लेकिन जब आप आगे 11th और 12th में जाते हैं और आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं तो वहाँ पर आपको हर बार कुछ ना कुछ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो क्या होते हैं डायमेंशंस, इसकी बात करते हैं। उससे पहले इसका थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं। तो बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए कि देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स। जब भी हम मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट के लिए हमारे पास 7 तरह की फंडामेंटल यूनिट्स हैं और साथ में 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी हैं। तो ये जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं, जैसे मैं आपसे बात करूँ, जैसे लेंथ का मीटर होता है, मास का किलोग्राम होता है, टाइम का सेकंड होता है। आगे मैं अगर इलेक्ट्रिक करंट की बात करूँ तो एम्पियर से मेज़र करते हैं, टेम्परेचर को केल्विन में मेज़र करते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम लोग जो है मोल में मेज़र करते हैं, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में मेज़र करते हैं। तो ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। अब इन 7 फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प से जब हम लोग कोई यूनिट को बनाते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि यूनिट काफ़ी बड़ी हो जाती है, तो उसको याद करना इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, और उसको ऑपरेट करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो हमारे फिजिसिस्ट थे उन्होंने एक तरीका सुझाया, दैट इज़ द डायमेंशन। अब ये डायमेंशंस क्या होती हैं? तो इन्होंने कहा कि जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं, अगर उन फंडामेंटल यूनिट्स को हम किसी सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें, जैसे मैं आपसे बात करूं तो मेनली जो फंडामेंटल यूनिट्स हमारी हैं वो है मास, दूसरी अगर मैं बात करूं तो टाइम हो गया, ठीक है, तीसरी अगर मैं बात करूं तो लेंथ हो गया, ठीक है, और इसी तरीके से अगर मैं करंट की बात करूं तो ये, और इसकी जो यूनिट्स होती है बेटा, जैसे मास को हम लोग क्या करते हैं, मास को अगर आप देखें तो केजी में मेजर करते हैं, और टाइम को अगर देखें तो सेकेंड में मेजर करते हैं, और बेटा लेंथ को अगर हम देखें तो हम मीटर में मेजर करते हैं। ये हमारा मेजर करने का तरीका है। लेकिन अगर मास को हमें सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो उसको हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को कैपिटल टी से, और लेंथ को बेटा हम कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। तो मान लीजिए हम कोई यूनिट बना रहे हैं और वो यूनिट काफ़ी बड़ी हो गई, तो ऐसी सिचुएशन में हमें उसे याद करना बहुत डिफिकल्ट होगा। तो उसके लिए हम उसको सिंबॉलिक फॉर्म में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके ऊपर कुछ पावर्स लगाते हैं। तो जो ये मेरे फंडामेंटल यूनिट्स हैं, तो ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं, इसको हम एम, टी, एल, या फिर एम्पियर को ए से, टेम्परेचर को के से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके ऊपर कुछ पावर्स लगाते हैं, इन पावर्स को हम लोग क्या कहते हैं, डायमेंशन कहते हैं। तो एक बार फिर से रिकॉल करते हैं क्या होती है डायमेंशन। डायमेंशन आर द पावर ओवर द फंडामेंटल क्वांटिटीज। जो हमारे फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंट है, उसके ऊपर जो पावर्स लगाई जाती हैं उसे हम डायमेंशन कहते हैं। तो इससे क्या, अगर डायमेंशन हम बना ले तो क्या होगा, एक तो याद करना आसान हो जाएगा, दूसरा हमको ये पता चल जाएगा कि जो हमारी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी है वो किस तरह से बेसिक क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड कर रही है। क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे पास 2 तरह की क्वांटिटीज हैं, एक तो है डेराइव क्वांटिटीज, एक है आपके पास फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज तो हैं, डेराइव क्वांटिटीज जो होती हैं वही फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारी डेराइव क्वांटिटी है वो किस तरीके से फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है, और उसकी डायमेंशन को देख करके हम ये पता लगा सकते हैं कि किस तरह से वेरी करने पर, एक क्वांटिटी को वेरी करने पर जो हमारी फंडामेंटल जो फिजिकल क्वांटिटी है वो वेरी करेगी। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देके समझाता हूँ। अगर मैं बात करूँ, अगर मैं फोर्स की डायमेंशन की बात करूँ, फोर्स की बात करूँ, तो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो आप जानते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन। ये आप जानते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन, F इज इक्वल टू एम इंटू, बहुत ही बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर मैं इसकी यूनिट बनाना चाहूँ तो फॉर्मूला बनता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को बेटा हम लोग न्यूटन कहते हैं एसआई यूनिट में, और एसआई यूनिट में स्पेसिफिक है कि हम साइंटिस्ट के नाम के ऊपर इसका नाम रखते हैं। तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूटन कहते हैं। लेकिन अब केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो चलो हम याद कर लेंगे, छोटी यूनिट है, बट हमारे फिजिक्स में ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं जिनकी वैल्यू काफ़ी बड़ी हो जाती है, अगर यूनिट की बात हम लोग खासकर करें तो उसको कैसे डील करेंगे। तो पहले हम इस बेसिक से शुरू करते हैं, फिर हम किसी बड़ी क्वांटिटी का डायमेंशन निकालेंगे। तो मुझे डायमेंशन इसका लिखना हो तो ध्यान से समझिएगा। जैसे यहाँ पर केजी है तो ये मास की डायमेंशन, तो मास को हम बेटा एम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसकी पावर 1 है तो यहाँ क्या लिखेंगे, पावर 1 लिखेंगे। बेटा यहाँ पे क्या है, लेंथ है, लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं, लेंथ को मैंने आपको बताया एल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब लेंथ के ऊपर अगर आप देखें तो पावर 1 है, और टाइम डिनोमिनेटर में सेकंड में, डिनोमिनेटर से जब किसी वैल्यू को नॉमिनेटर में ले जाएगी तो वैल्यू कैसी हो जाएगी, माइनस में चली जाएगी। तो बेटा यहाँ पे अगर देखा जाए तो टाइम की डायमेंशन कितनी है, -2। और हमेशा डायमेंशनल फॉर्मूले को हम लोग किस में रखते हैं, एक बड़े ब्रैकेट में इसको क्लोज करके रखते हैं। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन करके आया, फोर्स की डायमेंशन हमारे पास निकल करके आती है, दैट इज ml पावर -2। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो डायमेंशन है, मास की डायमेंशन 1 है, ये जो ऊपर यहाँ पावर लिखी हुई है ये क्या है, ये डायमेंशन है, इन्हीं को हम डायमेंशन कहते हैं। और ये हमारी क्या है बेटा, दीज आर द फंडामेंटल यूनिट्स। तो फंडामेंटल यूनिट्स के ऊपर जो ये पावर्स लगाई गई हैं इसी को हम डायमेंशन कहते हैं।
अब यहाँ से हमको क्या समझ में आता है, यहाँ से हमको समझ में आता है कि जो फोर्स है वो मास के 1 पावर पे डिपेंड करता है। अगर हम मास को बढ़ाते जाए, बाकी सभी क्वांटिटीज को कांस्टेंट कर दें, मास को हम 2 गुना 3 गुना करते चले जाएं, तो उसी के रेशियो में ये वैल्यू बदलती जाएगी। अगर मैं यहाँ पर लेंथ की बात करूँ तो ये भी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को 1 मीटर तक फेंक रहे हैं तो बाकी सभी क्वांटिटीज कांस्टेंट है, और उसी को आप 2 मीटर फेंकना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर देखा जाए तो ये टाइम के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। टी की पावर -2 है, तो यहाँ से हमें समझ में आता है कि अगर हम ज़्यादा देर तक किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाना चाहते हैं, ज़्यादा देर तक फोर्स लगाएंगे तो उसका जो इफेक्ट होगा वो कम हो जाएगा। आप इस चीज़ को जानते हैं, जिसको हम इम्पल्स भी कहते हैं। आगे आप पढ़ते हैं कि शॉर्ट टाइम के लिए अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया जाए तो उसका इफेक्ट ज़्यादा होता है। जैसे जब कभी भी एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट में 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए कॉन्टैक्ट होता है और इतना कम समय होता है, इस वजह से टाइम कम होता है, जिसकी वजह से फोर्स का इफेक्ट क्या होता है, ज़्यादा होता है, क्योंकि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो टाइम कम होगा तो फोर्स का इफेक्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा। याद करिए, जब आपके टीचर आपको पनिश करते हैं और डंडे से आपको मारते हैं तो आप क्या करते हैं, आप अपने हाथ को पीछे की तरफ खींचते हैं ताकि डंडे और आपके हाथ के बीच में एक कांटेक्ट आ जाए, कांटेक्ट टाइम बढ़ जाए, और कांटेक्ट टाइम जब बढ़ता है तो आपको चोट कम लगती है। इसी तरीके से हमारे जो कार होते हैं उसमें एयर बैग्स होते हैं। आप जानते हैं कि अगर एयर बैग ओपन हो जाएगा और आप जाकर के उसे टकराएंगे तो थोड़ा टाइम तो वो देगा, तो अगर कांटेक्ट टाइम बढ़ेगा तो फोर्स का अमाउंट कम हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि डायमेंशन जो है हमको ये बताता है कि जो हमारे पास क्वांटिटीज़ हैं वो किस तरीके से डिपेंड कर रही हैं, और किस तरीके से हम ये पता लगा सकते हैं कि किसी चीज़ के बढ़ने से वो क्वांटिटी किस तरह से बढ़ती है या घटती है। आई होप इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। अब हमारे नेचर में अलग अलग तरह के क्वांटिटीज़ हैं और उसकी अलग अलग डायमेंशंस है। तो कुछ बेसिक डायमेंशन है जो आपको पता होनी चाहिए, जिससे कि वैल्यू हम डायरेक्टली, कभी बड़ी क्वांटिटीज़ का डायमेंशन अगर हमको निकालना हो तो उसमें हम डायरेक्टली क्या करते हैं, पुट करते हैं। समझते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जैसे सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं वेलोसिटी से, शुरुआत करते हैं। वेलोसिटी की अगर बात करें तो वेलोसिटी का फॉर्मूला आप सभी को पता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट को मीटर से मेजर करते हैं, इसको सेकंड से मेजर करते हैं। अगर मुझे इसकी डायमेंशन लिखनी हो बच्चों तो लेंथ L होता है और टाइम का T हो जाता है, तो LT पावर -1 किसकी डायमेंशन हो गई, ये वेलोसिटी की डायमेंशन हो गई। सिमिलरली अगर मुझे एक्सेलरेशन की डायमेंशन लिखनी है तो मैं डायरेक्टली लिखता हूँ वेलोसिटी अपॉन क्या होता है, टाइम होता है, तो हो जाता है LT पावर -2। ये आप निकालेंगे फॉर्मूले में रख करके तो आपको इतनी वैल्यू देखने को मिलेगी। सिमिलरली मैंने अभी फोर्स का आपको बताया, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है बेटा, MLT पावर -2। इसी तरीके से अगर आप किसी भी तरह की एनर्जी या किसी भी तरह के वर्क डन का फॉर्मूला अगर आप निकालते हैं तो वर्क डन का जो डायमेंशन होता है वो होता है m/2 पावर -2। इस तरीके से अलग अलग क्वांटिटीज की डायमेंशन आप क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे अगर हम बात करें कुछ बड़ी क्वांटिटीज की, तो आप जैसे मैं एक फॉर्मूला लिखता हूँ जो बहुत फेमस पूछा जाता है, F=G m1 m2 अपॉन r²। इसमें आपसे कैपिटल G की डायमेंशन पूछ ली जाती है। तो अगर मैं कैपिटल G की मुझे डायमेंशन निकालनी है तो आप जानते हैं कि कैपिटल G को यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट कहते हैं, और अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ होगा, ये हो जाएगा FR² अपॉन m1 m2। अब अगर मुझे इसकी डायमेंशन चाहिए तो मुझे इन सब की अलग अलग डायमेंशन निकाल करके रखनी पड़ेगी। अभी मैंने आपको बताया कि फोर्स की डायमेंशन आप याद रखिए कितनी होती है, MLT पावर -2। ये फोर्स की डायमेंशन हो गई। R की डायमेंशन अगर आप देखो तो लेंथ है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, और बेटा यहाँ पे मास है, 2 बार मास इन्वॉल्व हो रहा है, इस वजह से यहाँ पे आ जाएगा दैट इज मास को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, m से, तो दिस विल बी m का स्क्वायर। अब इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। इसको अगर सॉल्व करें तो यहाँ से हमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू निकल करके आ जाती है। जैसे अगर इसको सॉल्व करें तो ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा m टू पावर -1, L टू पावर 3, T टू पावर -2। तो यहाँ से हमारे पास ये डायमेंशन निकल करके आता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G, तो दैट इज -1। अगर मैं इसकी यूनिट लिखूं तो यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो अब यहाँ से हम ये बता पाना हमारे लिए मुश्किल है कि ये जो क्वांटिटी है वो कैसे कैसे डिपेंड कर रही है, लेकिन अगर इसको हम डायमेंशन के फॉर्म में लिखेंगे तो हमको ये पता है कि जो G है वो मास की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, L जो है वो Q पे डिपेंड करता है, और T जो है -2। तो इस तरह से एक डिपेंडेंसी हमको यहाँ से समझ में आता है। हालांकि G की वैल्यू जो होती है वो कांस्टेंट होती है, G की वैल्यू जो होती है कांस्टेंट होती है। ओके, तो यहाँ से हमें समझ में आ गया कि G की वैल्यू कैसे कैसे डिपेंडेंट होती है। हालांकि G की वैल्यू जो है कांस्टेंट होती है, उसकी वैल्यू फिक्स होती है, बट यूनिट के फॉर्म में इसको समझ सकते हैं। जब निकालते हैं तो हमारे पास ये यूनिट निकल करके आती है, तो इस तरीके से हम इसको निकालते हैं। अब आगे हम बात करेंगे कि जो डायमेंशन के यूजेस क्या क्या हैं, डायमेंशन के यूजेस क्या क्या हैं। यूजेस, इसके यूजेस की बात हम करते हैं तो इसके कई सारे यूजेस हैं। जैसे सबसे पहले तो ये है कि अगर हमारे पास कोई डायमेंशनल फार्मूला है
तो उस डायमेंशनल फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिपेंडेंसी निकाल सकते हैं कि हमारी जो क्वांटिटी है वो किस तरीके से हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। तो पहला तो ये हो गया। सेकंड जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट यूज़ है वो ये है बच्चों कि हम क्या कर सकते हैं, किसी ऐसे फॉर्मूले की करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं जो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। जैसे मैं आपको बात बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई फॉर्मूला है F = m × e। अगर ये फॉर्मूला सही है, फिजिकली ये सही है, टेक्निकली सही है, तो दोनों तरफ की डायमेंशन आपस में क्या होगी, बराबर। दूसरा फॉर्मूला जैसे आपने देखा है F = G m1 m2/r², ये फॉर्मूला है। तो अगर ये फॉर्मूला सही है तो दोनों तरफ की डायमेंशन आपस में क्या होंगी, बराबर। हमारे पास एक फॉर्मूला है V आपने पढ़ा है कि V होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर ये फॉर्मूला सही है तो दोनों तरफ की डायमेंशन आपस में क्या होंगी, बराबर होगी। इसका मतलब ये है कि हम इस डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से किसी फॉर्मूले की करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक टर्म आता है कि अगर आपके पास जो है फॉर्मूले हैं टर्म्स के फॉर्म में, जैसे मान लीजिए मैंने कोई इक्वेशन लिखा है S = ut + ½ at²। तो जैसे अगर आप इसको देखें तो इस फॉर्मूले में हम अगर डायमेंशन फॉर्मूले को लगाएं तो आप कहोगे सर इधर की डायमेंशन और उधर की डायमेंशन सेम होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें एक रूल है जो आपको समझना है कि हमारे फॉर्मूले में जो मल्टीप्लिकेशन वाले फॉर्मूले होते हैं, किसी भी फिजिक्स के फॉर्मूले में कुछ टर्म्स होते हैं। उन टर्म्स को डिफाइन करने के 3 तरीके हैं। एक तो ये बेटा, या तो उसमें प्लस आए, या तो माइनस आए, या तो इक्वल आए। देखो, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये दो ऐसे ऑपरेशंस हैं जो टर्म्स को डिसाइड नहीं करती है। टर्म्स को कौन डिसाइड करता है, या तो प्लस डिसाइड करेगा, या तो माइनस डिसाइड करेगा, या तो इक्वल डिसाइड करेगा। तो अगर जैसे मैं इस फॉर्मूले में बात करूं तो यहाँ बीच में इक्वल आ रहा है, इसका मतलब इसमें कितने टर्म हो गए, ये पहला हो गया, ये दूसरा। देयर आर 2 टर्म्स। तो अगर आपके पास 2 टर्म्स हैं तो उसके लिए तो आसान है, आप दोनों टर्म चेक कर लोगे। लेकिन अगर आपके पास 3 टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म, अगर ऐसा है तो ऐसी सिचुएशन में आपको याद रखना है कि ऐसे जो फॉर्मूले होते हैं उनमें जितने टर्म्स आते हैं सभी की डायमेंशन आपस में क्या होती है, बराबर होती है। कहने का मतलब अगर ये फॉर्मूला सही है तो इसका जो डायमेंशन होगा, इस टर्म का जो डायमेंशन होगा और इस टर्म का जो डायमेंशन होगा, ये तीनों डायमेंशंस आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तभी ये फॉर्मूला सही माना जाएगा, अदरवाइज गलत माना जाएगा। और ये एक शॉर्टकमिंग भी है डायमेंशनल एनालिसिस की, कि डायमेंशनल एनालिसिस से हम लोग जो है इसमें थोड़ा सा ये कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई अगर ये ऐसा फॉर्मूला है और ऐसा फॉर्मूला तो कैसे उसको हम ऑपरेट करेंगे। तो ये हमारे पास 2 एप्लीकेशन मैंने आपको बता दिए। तीसरा जो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो ये है कि हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में इसकी हेल्प से कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको पता है कि 1 न्यूटन, अगर मैं 1 न्यूटन की बात करूं तो आप जानते हैं कि अगर मैं 1 न्यूटन की बात करूं तो 1 न्यूटन जो होता है बेटा, अगर इसको मैं सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करना चाहूँ, मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि 1 न्यूटन को आप सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करो। आप जानते हैं एमपीएस यूनिट होती है, जिसमें हम लेंथ को मास को मीटर, लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में। अगर आपसे ये कहा जाए कि आप एमपीएस को किस में कन्वर्ट करो, सीजीएस में कन्वर्ट करो, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड सिस्टम में कन्वर्ट करो, तो इसके लिए भी हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज कर सकते हैं। छोटा सा एग्जांपल हम लोग देखते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आपको 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना है सीजीएस में। आपको पता होना चाहिए कि सीजीएस जो होती है, सीजीएस में फोर्स की यूनिट होती है डाइन। क्या होती है बेटा, डाइन। तो आपको ये निकालना है कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, ये आपको बताना है। तो इसके लिए हम कैसे डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करेंगे, तो बच्चों ध्यान दीजिएगा। एक रूल होता है कि जो यूनिट होती है, देखिए मैं आपको बता दूं, रूल को समझते रहिएगा। उसको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी भी कहते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो होती है वो 2 चीजों से मिलकर बनी हुई होती है। पहला है उसकी न्यूमेरिक वैल्यू और दूसरी है यूनिट। अब जो न्यूमेरिक वैल्यू और यूनिट है, जो फिजिकल क्वांटिटी है, उसको तुम सीजीएस में रिप्रेजेंट करो या एमकेएस में रिप्रेजेंट करो, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। भाई मेरे पास 1 केजी है, उसको मैं 1 केजी भी कह सकता हूँ, 1000 ग्राम भी कह सकता हूँ। उसको मैं 1 केजी भी कह सकता हूँ, 1000 ग्राम भी कह सकता हूँ। क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आता। दैट इज नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। दैट्स मीन क्वांटिटी आपकी सेम रहेगी, भले आपकी यूनिट बदल जाए। जैसे मैं आपसे कहूँ कि मैं अगर 1 केजी कह दूँ तो 1 केजी को क्या लिखा जा सकता है, 1000 ग्राम लिखा जा सकता है। तो आप किसी शॉपकीपर के पास जाइए, उससे आप 1 केजी कहिए या 1000 केजी कहिए, बात एक ही है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो केजी है वो एमकेएस सिस्टम का यूनिट है और जो ग्राम है वो सीजीएस सिस्टम का यूनिट है, राइट। तो याद रखना कि यूनिट जितनी बड़ी होगी उसकी न्यूमेरिक वैल्यू उतनी छोटी होगी। अगर मैं यहाँ से देखूँ, अगर ये वैल्यू कांस्टेंट है तो यहाँ से क्या समझ में आता है कि न्यूमेरिक वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट। अगर आपकी यूनिट छोटी होगी तो न्यूमेरिक वैल्यू बड़ी होगी, अगर यूनिट आपकी बड़ी होगी तो न्यूमेरिक वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी। अब जो एमकेएस है वो एक बड़ी यूनिट है और जो सीजीएस है वो छोटी यूनिट है। तो छोटी यूनिट होने की वजह से इसका जो मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा है।
और इसका मैग्नीट्यूड क्या है, कम है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। बेटा इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, डायमेंशन का भी यूज कर सकते हैं, बस यूनिट की जगह पर हमको डायमेंशन की वैल्यू पुट करनी होती है। जैसे मैं आपसे बात करूँ MKS में लिखना है आपको, क्वांटिटी तो आपकी वही रहेगी, क्वांटिटी तो आपकी वही रहेगी, लेकिन न्यूमेरिक वैल्यू बदल जाएगी, यूनिट बदल जाएगी, राइट। और CGS में अगर हम देखें तो मान लेते हैं न्यूमेरिक वैल्यू आपकी N2 हो गई और यूनिट जो हो गई U2 हो गई, ऐसा मान लेते हैं, लेकिन क्वांटिटी तो वही रहेगी ना। जैसे मैंने यहाँ पे आपको समझाया भाई, ये N1 है और ये U1 है और ये N2 है, ये U2 है, लेकिन इसका जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट है, इसीलिए मैंने ऐसे लिखा Q = N1 U1 और N2 U2। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब मुझे अगर 1 न्यूटन को CGS में कन्वर्ट करना है, तो बेटा यहाँ से अगर मैं कंपेयर करूँ, मान लेते हैं मैं फर्स्ट यूनिट मान लेता हूँ, इसको मैं सेकंड यूनिट मान लेता हूँ, तो यहाँ से अगर मैं 1 न्यूटन की बात करूँ तो 1 न्यूटन को किस में कन्वर्ट करना है, मुझे कन्वर्ट करना है डाई में। और बेटा इसकी न्यूमेरिक वैल्यू हमको नहीं पता, इसको हमको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे इसको समझिएगा। पहले तो न्यूटन को हमको बेसिक यूनिट में लिखना पड़ेगा, या न्यूटन हम जानते हैं फोर्स की यूनिट होती है, तो यहाँ से हम उसकी डायमेंशन लिख सकते हैं। तो अगर मैं N1 की बात करूँ यहाँ पर, अगर मैं N1 की बात करूँ तो N1 = कितना है, 1 के बराबर, इसका मैग्नीट्यूड 1 है। और मैं अगर यहाँ से U1 की बात करूँ तो U1 जो है न्यूटन के बराबर है, न्यूटन फोर्स की यूनिट होती है, और इसकी डायमेंशन हम लिख सकते हैं mL/-2। आई होप ये समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से अगर मैं CGS की बात करूँ तो CGS आप जानते हैं, CGS में जो न्यूमेरिक वैल्यू है उसको हम N2 मानते हैं, और ये N2 की वैल्यू हमको निकालनी है, यहाँ से N2 हमको नहीं पता, ये निकालना है। और बच्चों ये जो आपके पास डाइन है, तो एक बात का याद रखना आप कि सिस्टम ऑफ यूनिट कोई भी हो, सिस्टम ऑफ यूनिट कोई भी हो, उसके डायमेंशन पर कोई भी असर नहीं आता है, ये चीज़ ध्यान में रखना है। उसकी डायमेंशन तो सेम रहती है, भले उसका मैग्नीट्यूड बदल जाएगा, लेकिन डायमेंशंस क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। तो बेटा अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ, तो अगर मैं इसको M1 L1 T1 मान लेता हूँ फर्स्ट ऑफ यूनिट में, क्योंकि मास को केजी में मेजर किया जाता है, इसलिए इसको M1 ले लेते हैं, लेकिन डायमेंशन किसके बराबर है, 1 के बराबर। इसकी डायमेंशन देखो, वहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ -2 है, बट यहाँ पे क्योंकि यूनिट अलग अलग है, इसलिए M1 L1 T1 मान लिया। सिमिलरली यहाँ पर अगर मैं U2 लिखना चाहूँ तो उसको मैं लिख सकता हूँ M2 L2 T2, बट डायमेंशन दोनों की सेम रहेगी। कहने का मतलब यहाँ की जो डायमेंशन है वही डायमेंशन इधर की भी होगी, 1, और आप जानते हैं यहाँ -2 और यहाँ पे 1, ठीक है। तो ये डायमेंशंस आपस में दोनों की क्या होंगी, आपस में बराबर होगी। तो याद रखना है कि यूनिट कोई भी हो, डायमेंशंस पर कोई भी असर नहीं आता, बट उसका मैग्नीट्यूड बदल जाता है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। अब हमारे पास N1 है, हमारे पास U1 है, हमारे पास N2 है, हमारे पास U2 है, तो हम ये क्वांटिटी वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं और उसकी हेल्प से इसको निकाल सकते हैं। तो देखिएगा हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा N1 की जगह पर आप देखिए N1 U1 = N2 U2। तो यहाँ से हमें क्या चाहिए था, न्यूमेरिक वैल्यू सेकंड यूनिट, तो N2 = आ जाएगा N1 U1/U2। सही है। तो बेटा अब यहाँ देखो हम क्या रख लेते हैं, N1 की जगह पर 1, क्योंकि N1 की वैल्यू 1 थी, 1 न्यूटन थी, तो यहाँ रख लिया। U1 की डायमेंशन क्या हो जाएगी, M1 L1 T1, और डायमेंशन इसकी कितनी है बेटा, आपको ये पता होनी चाहिए, mL-2 ये होता है। सिमिलरली ये जो U2 है इसको क्या लिख सकते हैं, M2 L2 और यहाँ पे T2 और इसकी पावर -, ये इस तरह से। अब हम इसको क्या करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं, एक साथ ले लेते हैं जो पावर साथ में है, जैसे M1 M2 दोनों की डायमेंशन सेम होती है, आपको पता है, तो हम M1 और M2 को साथ में ले लेते हैं, ये आ गया, और इसकी डायमेंशन कितनी आई, 1 आ गई। इसी तरीके से हम L1 और L2 को ले लेंगे, तो L1 और L2 की डायमेंशन कितनी है, 1 है। इसी तरह से T1/T2 को ले लेंगे, तो यहाँ से इसकी डायमेंशन कितनी आएगी, -2 आएगी। अब आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि M1 और M2 में, L1 और L2 में, T1 और T2 में क्या रिलेशन है। तो अगर मैं MKS और CGS की बात करूँ बेटा, अगर मैं MKS और CGS की बात करूं, तो MKS और CGS में याद रखना है कि मास को केजी में, लेंथ को मीटर में, और टाइम को सेकंड में। और बेटा CGS में क्या होता है, मास को ग्राम में, लेंथ को सेंटीमीटर में, और टाइम को सेकंड्स में। तो अगर इनमें रिलेशन देखा जाए, जैसे ये आपका फर्स्ट वाला था, ये सेकंड वाला था, तो हमें ये समझ में आता है कि 1 kg होता है 10⁻³ ग्राम। अब kg को तुम M1 कह रहे हो, तो यहाँ से आ जाएगा 1 M1 = 10⁻³ M2। तो ये रिलेशन हमारे पास आ गया M1 और M2 के बीच में। सिमिलरली अगर मैं मीटर और सेंटीमीटर में देखूं, तो 1 मीटर = होता है 100 सेंटीमीटर। तो बेटा यहाँ से क्या आएगा, आप देखो ध्यान से, यहाँ से हमारे पास समझ में आता है कि जो 1 L1 है वो 10⁻² L2 के बराबर है, और सेकंड में तो दोनों का सेम, का मतलब T2 = क्या है, T1 के बराबर, टाइम की वैल्यू सेम है। अब यहाँ से आप इस वैल्यूज को पुट कर दीजिए, तो यहाँ से आप देखिए N2 = क्या आएगा, यहाँ पे आएगा तुम्हारे पास M1 को क्या लिखा जा सकता है, 10⁻³ M2, और यहाँ पे बेटा हमने क्या लिख लिया, M2, इसकी पावर कितनी है, 1। L1 को क्या लिखा जा सकता है, 10⁻² L2, और यहाँ आ गया L2,
और यहाँ पे बेटा आप जानते हैं T1 की जगह पे आप T2 रख सकते हो, तो T2/T2 हो जाएगा। अब आप यहाँ से अगर इसको देखो तो M2 से M2 कैंसिल हो गया, L2 से L2 कैंसिल हो गया, T2 से T2 कैंसिल हो गया, और यहाँ 10⁻³ यहाँ पर है, 10⁻⁻² यहाँ से है, तो यहाँ से N2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10⁵। तो अगर रिलेशन देखें, क्योंकि हमें निकालना यही था 1n = डाई में निकालना था, तो यहाँ से N2 की वैल्यू आ गई 10⁵। तो इस तरीके से हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक दूसरा एप्लीकेशन इसका हो गया। तो ये डिफरेंट। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है कि हम इससे नए फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं। वी कैन डिराइव द न्यू फॉर्मूला, और जो नए फॉर्मूले हैं हम सिर्फ टर्म्स वाले फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं। अब ये कैसे होते हैं, तो इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे एक आपके पास सिंपल पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट आप सभी ने किया होगा, तो ये हमारे पास सिंपल पेंडुलम है, और ये सिंपल पेंडुलम इस तरह से क्या करता है, ऑक्सिलेट करता है। पेंडुलम का मतलब होता है टू एंड फ्रो मोशन, इस तरह से करेगा। तो हमें क्या करना है, इसके टाइम पीरियड का क्या करना है, टाइम पीरियड इसका निकालना है, इसका फॉर्मूला डिराइव करना है। हालांकि इसको हम अलग तरीके से भी कर सकते हैं, बट क्योंकि हमें डायमेंशन टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो डायमेंशन की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इसका टाइम पीरियड निकालेंगे। तो जब भी तुम्हें कोई फॉर्मूला डिराइव करना हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है बच्चों कि देखना है कि कौन कौन सी क्वांटिटी डिपेंडेंट है। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पे एक तो लेंथ इन्वॉल्व हो रही है, दूसरा बेटा इसका मास है पेंडुलम का, तीसरा ये कि इस पे जी नीचे की तरफ लग रहा है। तो तीन क्वांटिटीज यहाँ पे इन्वॉल्व हो रही है, एक तो है तुम्हारा मास, एक है तुम्हारा लेंथ, और तीसरा है तुम्हारा टी। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो तीन क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, बट कैसे डिपेंड कर रहा है ये हमको नहीं पता। तो हम मान लेते हैं m की डायमेंशन a है, l की डायमेंशन b है, और g की डायमेंशन c है। अब हम इस a b c की वैल्यू को क्या करेंगे, निकालेंगे और इस फॉर्मूले को डिराइव करेंगे। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर ये फॉर्मूला हमारा सही है तो दोनों तरफ की डायमेंशन बराबर होगी, ये चीज हमने डिस्कस की थी। तो ये टाइम की डायमेंशन हम लिखते हैं। तो टाइम की डायमेंशन लिखने के लिए, क्योंकि हमें इसमें मास, लेंथ और ये भी इन्वॉल्व है, तो यहाँ से हमें m⁻0, n⁻0 और t⁻1 ऐसे करके लिख लेते हैं। किसी भी क्वांटिटी की पावर 0 इसका मतलब 1 होता है, तो इसलिए हमने इसको जानबूझ के लिखा है ताकि हम कंपेयर कर सकें। अब इधर देख लीजिए, मास को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ हो गया मास और इसकी डायमेंशन हो गई a। बेटा l जो है लेंथ होता है, इसकी पावर हो गई आपकी b, और यहाँ पे g जो है वो होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और किसी भी तरह का एक्सेलरेशन हो उसका डायमेंशन होता है L⁻²। तो यहाँ लिख लेंगे L⁻², और बेटा इसकी डायमेंशन क्या हो गई c। अब हमें a वाले को साथ में लेना है, b वाले को साथ में लेना है, और c वाले को साथ में लेना है। तो यहाँ से हमने लिखा है m⁻0, L⁻0, t⁻1, और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा m⁻a, तो यहाँ कहीं और नहीं है। L की पावर अगर देखी जाए तो यहाँ से L की पावर b, और बेटा बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। यहाँ देखिए L, c का मल्टीप्लाई करेंगे तो L + c हो जाएगा, ठीक है, b + c हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं t की बात करूँ तो यहाँ कहीं t नहीं है, यह हो जाएगा -2c, राइट। इस तरह से हमारे पास रिलेशन आ गया। अब दोनों तरफ आप कंपेयर करिए, दोनों तरफ कंपेयर करेंगे तो हमारे पास डायमेंशंस की वैल्यू आएगी। अगर मैं दोनों तरफ कंपेयर करूँ तो यहाँ m की पावर 0 है, यहाँ m की पावर a है, तो a = आ जाएगा 0, मतलब मास की डायमेंशन 0 है। इसका मतलब समझ में आता है कि जो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है वो मास इंडिपेंडेंट होता है, मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि इसकी डायमेंशन 0 आ रही है। इसी तरीके से L की बात करें तो यहाँ हो जाएगा b + c = 0, तो यहाँ से समझ में आता है कि b = c के बराबर है, b = -c के बराबर है, राइट। सिमिलरली अगर मैं यहाँ से -2c = कर दूं क्या 1, क्योंकि t की डायमेंशन कंपेयर करेंगे तो यहाँ से c = आएगा -1/2, और यहाँ से अगर मैं कंपेयर कर दूं तो b की वैल्यू आएगी +1/2। तो यहाँ से अगर मैं डायमेंशन पुट करूं तो यहाँ से मुझे समझ में आता है कि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m⁻0 L⁻b की वैल्यू कितनी निकल के आई 1/2, और बेटा जो आपके पास g है, g की वैल्यू निकल के आई -1/2, क्योंकि c की वैल्यू -1/2। अब इसको अगर रिसेंबल करें तो m तो नेगलेक्ट हो गया क्योंकि इसकी पावर 0 है, तो आ गया t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L की पावर 1/2, और बेटा g जो है इसको नीचे ले आते हैं तो इसकी वैल्यू 1/2, और 1/2 को रूट में लिखते हैं तो दिस विल बी इक्वल टू t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √L/g। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो बेटा हमारे पास कांस्टेंट आता है t इक्वल टू 2π√L/g, जो कि बिल्कुल सही फॉर्मूला है, और यही फॉर्मूला ऑक्सीलेशन के चैप्टर में टाइम पीरियड के लिए भी डिराइव करते हैं। तो डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, हम लोग बड़े आसानी से किसी भी मल्टीप्लिकेशन वाले फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं। बट इसकी कमी ये है, ये तो हमने इसके यूजेस देख लिए, अब इसकी कमियां देख लेते हैं कि डायमेंशनल एनालिसिस की क्या क्या कमियां हैं। पहली कमी तो ये है कि हम फर्स्ट जो इसकी शॉर्ट कमी है ये है कि हम सिर्फ मल्टीप्लिकेशन वाले फॉर्मूले से डिराइव कर सकते हैं, अगर हमें टर्म्स वाले फॉर्मूले डिराइव करने हैं तो हम इसकी हेल्प से नहीं कर सकते हैं, पहली शॉर्ट कमी। दूसरी शॉर्ट कमी ये है कि ऐसा देखा गया कि बहुत सारी क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनकी यूनिट नहीं होती बट डायमेंशन होती है, समझ में आ रही बात, और कई सारी ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनकी
डायमेंशन नहीं होती, यूनिट्स होती हैं। तो ये प्रॉब्लम हमको देखने को मिलती है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो क्वांटिटीज़ होती हैं वो डायमेंशनलेस हो सकती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उनके पास यूनिट ना हो। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आपका एंगल हो गया, तो एंगल का जो फॉर्मूला होता है वो आर्क अपॉन रेडियस। तो अगर यहाँ से इसकी डायमेंशन निकाली जाए तो आर्क की भी डायमेंशन एल होती है और रेडियस की भी डायमेंशन एल होती है, तो इस तरह से ये डायमेंशन लेस हो जाएगा। लेकिन बच्चों, जो थीटा होता है, जो एंगल होता है, उसकी यूनिट बनाते हैं हम लोग, दैट इज द रेडियन। तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि जिस क्वांटिटी के पास डायमेंशन नहीं है तो उसके पास यूनिट ना हो। ऐसा हो सकता है कि यूनिट हो बट डायमेंशन ना हो, तो ये कमी इसकी है। दूसरी चीज़ ये है, ऐसा देखा गया कि बहुत सारी क्वांटिटीज़ की एक जैसी डायमेंशन है, जैसे एनर्जी की डायमेंशन सेम है, वर्क डन की डायमेंशन सेम है। तो आप अगर डायमेंशन दिया गया तो आप ये पहचान नहीं सकते कि एनर्जी है या वर्क डन है। इसी तरीके से और भी कई सारी क्वांटिटीज़ है जिनकी डायमेंशन आपस में सेम होती है, जैसे स्ट्रेस हो गया, प्रेशर हो गया, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं। आगे अगर हम बात करें, अगली कमी की बात करें, तो जो डायमेंशंस होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ये फॉर्मूले हैं जो डेराइव हम लोग कर रहे हैं, ये टर्म्स वाले फॉर्मूले डेराइव नहीं कर सकते, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन वाले फॉर्मूले ही क्या कर सकते हैं, डेराइव कर सकते हैं। तो ये कुछ कमियां हैं डायमेंशंस के अंदर जो हमने डिस्कस किया। और डायमेंशन आपको क्लास 12th में भी पूछा जाता है, 11th में भी पूछा जाता है। तो इस टॉपिक को अच्छे से तैयार करिए और अच्छे से इसको पढ़िए, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा और इसके ऊपर क्वेश्चन ढेर सारे प्रैक्टिस करिए और अपना रिस्पॉन्स ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, जिससे कि मुझे पता चले कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। थैंक यू बच्चों, अगली क्लास में मिलते हैं।